हेलो ऑल एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और वो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिसे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि जब भी ब्रिटिशर्स का टायरनी बढ़ेगा और पॉलिटिकल वैक्यूम होगा तो वहाँ पे रेवोल्यूशनरी ट्रेंड इंक्रीज होगा। आप देखिएगा कि 1885 में पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनने के बाद 1917 के आसपास, 1920 कह लीजिए के आसपास, जब तक कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलेगा, यहाँ पे रेवोल्यूशनरी ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद जब 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रन किया जाता है गांधी जी के द्वारा, तो यहाँ पे रेवोल्यूशनरी ट्रेंड फिर से घट जाएगा। उसके बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद बैक ऑफ किया जाएगा या विड्रॉ किया जाएगा, तो वहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट 1929 तक एक पॉलिटिकल वैक्यूम फिर से क्रिएट हो जाएगा और यहाँ फिर से आपको रेवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेवोल्यूशनरी ट्रेंड देखने को मिलेगा। तो एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिए कि जहाँ पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा, पॉलिटिकल वैक्यूम, वहाँ पे रेवोल्यूशनरी ट्रेंड बढ़ेगा। तो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड बढ़ने के पीछे जो कुछ कारण होंगे वो हम फेज़ वाइज डिस्कस करेंगे। फेज़ 1 कहलाता है और ये फेज़ 2 कहलाता है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में क्या कारण रहे जिसके कारण रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, फेज़ 1 में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बढ़ने के कुछ मेन कारण आइए डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें इन इंस्टीट्यूशन के फॉर्म होने के पीछे के इंटेंशन क्लियर होते चलेंगे। तो पहला, उस समय के लोग ब्रिटिश के रिप्रेसिव पॉलिसी से तंग आ चुके थे और वो ब्रिटिश के ट्रू इंटेंशन को समझ गए थे कि ब्रिटिश सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए हमारे कॉलोनी को रूल कर रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन के लिए, और जब तक ब्रिटिश रहेंगे तब तक कोई भी इकोनॉमिकल एडवांसमेंट नहीं हो सकता, नो इकोनॉमिकल एडवांसमेंट। ये बात उस समय के लोगों को समझ में आ चुकी थी। नेक्स्ट, जिस तरह ब्रिटिश फैमिन्स या सुखाड़ को हैंडल किया था उन्होंने 1896 से लेकर 1900 तक, जहाँ कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख लोग सिर्फ बंगाल के अंदर मर गए थे। तो इससे लोगों में काफ़ी गुस्सा था जिस प्रकार उन्होंने फैमिन्स को हैंडल किया था। नेक्स्ट, उस समय 1905 के आसपास लॉर्ड कर्जन के रिप्रेसिव पॉलिसीज आएंगे। वो बंगाल का डिवीज़न करेंगे। ये डिवीज़न लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए दिखाया जाएगा, कारण ये बताया जाएगा, लेकिन इसका रीज़न एक्चुअली नेशनल यूनिटी को ब्रेक करना था, क्योंकि बंगाल उस समय हॉट प्लेस था जहाँ पे सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो वो बंगाल को मेनली डिमोरलाइज या बंगाल के लोगों को माइनॉरिटी, एज अ माइनॉरिटी बंगाल में ही बना दिया उन्होंने, विद हेल्प ऑफ डिवीजन ऑफ या पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, स्वदेशी मूवमेंट, उसे ब्रिटिशर्स ने बहुत रूथलेसली कर्व किया। इससे भी लोगों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन था। उस समय इटली जैसे बड़े देश को इथोपिया ने हरा दिया था। इथोपिया एक अफ्रीकन देश है। इस छोटे से अफ्रीकन देश ने इस इटली को हरा दिया था जहाँ ब्रिटिशर्स थे। और पैरेलली जापान, जो एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, उसने रशिया को हरा दिया था। तो ये दोनों जो इंटरनेशनल इवेंट थे वो कहीं ना कहीं यूरोपियन के इन्विंसिबिलिटी की उन्हें हराया नहीं जा सकता, इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करती है और इंडियंस काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। इसके अलावा 2 पॉइंट और ये है कि डिससेटिस्फैक्शन विथ मॉडरेट्स। उस समय जो मॉडरेट्स लीडर्स थे वो सिर्फ प्रेयर एंड पिटीशन के सहारे आगे बढ़ रहे थे और इंडियन सोसाइटी और ब्रिटिश के बिहेवियर में कुछ खास चेंज नहीं ला पा रहे थे, जिसके कारण लोगों में आक्रोश था और रेवोल्यूशनरी ट्रेंड के पीछे उन्हें जाने पर मजबूर किया। नेक्स्ट, इम्पेशेंस विथ एक्सट्रीमिस्ट। उस समय मॉडरेट्स के पैरेलली एक्सट्रीमिस्ट भी थे, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। वो अपने एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर से, रेवोल्यूशनरी बिहेवियर से, जो ब्रिटिश इंडिया को हक चाहिए था, जो इंडियंस को हक चाहिए था, वो ला नहीं पा रहे थे। वो ब्रिटिश का अटेंशन नहीं अपनी तरफ ड्रैग कर पा रहे थे। तो ये सारा पॉइंट्स हो जाता है बिहाइंड द रीजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। फेज़ 1 में हम फेज़ 1 में जो भी रेवोल्यूशनरी बॉडीज़ फॉर्म हुई हैं वो सब देखते हैं। फिर हम अगले फेज़ में चलेंगे और जानेंगे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में, जैसे बीपीएससी चाहे यूपीएससी हो, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसके अगले पार्ट में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन क्लियर होते चले और आप अपने आप को एग्ज़ाम रेडी कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 1902 अनुशीलन समिति, ये एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी इंडिया में। मैंने टाइमलाइन के हिसाब से इसे पढ़ाया है, यहाँ बीच में टाइमलाइन चलेगा और लेफ्ट साइड जो अब्रॉड में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर्म होंगी वो रहेगा और राइट साइड में इंडिया रहेगा, ताकि आप पैरेलली समझते जाएं कि इंडिया और अब्रॉड में क्या हो रहा था, हमारे रेवोल्यूशनरीज क्या कर रहे थे। पहला बॉडी जो है अनुशीलन समिति,
ये 1902 में फॉर्म हुआ था कलकत्ता के रीजन में। इसके फाउंडर सतीश चंद्र बसु हैं। क्योंकि इन्होंने कुछ मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, इसलिए ये इनके बारे में बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा कि इनके फाउंडर ये थे। परमार्थ मिश्रा जो जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था, जनरली लोग इसे ही इनका फाउंडर बता देते हैं, लेकिन ये गलत है। फाउंडर इनके सतीश चंद्र बसु हैं। परमार्थ चंद्र मिश्रा इस अनुशीलन समिति को मेन आइडिया देंगे, मेन इसका रोल प्ले डिस्कस करेंगे। अनुशीलन समिति जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्ले अनुशीलन तत्व, जिसका मतलब है थ्योरी ऑफ डिसिप्लिन, इसके ऊपर इसका नाम रखा जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1858 में पास आउट होंगे। ये यूनिवर्सिटी वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे बनेगी। इनके साथ और एक पास ग्रेजुएट करते जिनका नाम था गोट्टानाथ बोस। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट के ऊपर बेस्ड है और इससे हमारा नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया लिया गया है, और देवी चौधरानी। ये तीनों आपको याद रखना है। ये इन्होंने 1872 में लिखा, ये 1882, ये 1883। ये तीनों यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। बनारस ब्रांच को यंग मेंस एसोसिएशन कहा गया, जो 1908 में फॉर्म होता है बनारस के अंदर। धीरे धीरे ये स्प्रेड होता है कलकत्ता से, और पटना में इनका ब्रांच 1930 में खुलता है, जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा खोला जाएगा। इनकी न्यूज़पेपर है बंदी जीवन, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा कलकत्ता के अंदर ये 1902 में ऑर्गेनाइजेशन खुलेगा, उसके बाद बनारस में 1908 में, और पटना में 1913 में। तो ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट मैनी यूथ्स ज्वाइन द समिति। बहुत सारे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम बहुत सारे यूथ इसमें ज्वाइन करेंगे, और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर जैसे बिपिन चंद्र पाल और ब्रह्मबंद उपाध्याय, ये इनके द्वारा बैक किया जाएगा इंस्टीट्यूशन। इनका मेन एक्टिविटी जो था वो डायकॉटी, मतलब लूट, बॉम्ब एक्सप्लोजन्स करना, और असैसिनेशन ऑफ की ब्रिटिश एम्प्लॉयज़। ब्रिटिश एम्प्लॉय के जो अनपॉपुलर मेंबर होंगे उनकी हत्या करना होगा, क्योंकि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का मेन एक जो मोटिव था वो था कि एंगर, डर पैदा करना ब्रिटिश ऑफिशियल्स के मन में, और अपने इंस्टीट्यूट के लिए रेवेन्यू भी इन्हें इसी एक्टिविटी के थ्रू गैदर करना था। तो ये दो मेन एम रहता था रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स का, कि अनपॉपुलर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं उन्हें उनका असैसिनेशन करना, और जिससे ब्रिटिश ऑफिशियल्स में एक डर पैदा हो, और रेवेन्यू जनरेट करना ताकि ये इंस्टीट्यूशन को रन कर पाएँ और इसके एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन कर पाएँ। नेक्स्ट 1904 में उसके 2 साल बाद अभिनव भारत मंदिर, जिसे बाद में यंग इंडियन सोसाइटी के नाम से जाना जाएगा, ये फॉर्म होता है। तो उसके फाउंडर हमारे विनायक सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, दोनों भाई मिलकर के ये इंस्टीट्यूट को फॉर्म करते हैं, अभिनव भारत मंदिर को। ये ऑर्गेनाइजेशन मजीनी के यंग इटली नामक संस्थान के प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। इसे स्टार्ट किया गया था एज अ मित्र मेला, पहले इसे मित्र मेला कहते थे, फिर 1904 में इसे अभिनव भारत का नाम दे दिया गया। तो याद रखेंगे, अभिनव भारत का ही पहले नाम था मित्र मेला। विनायक सावरकर रोड मजीनी चरित्र, ट्रांसलेशन ऑफ इटालियन रेवोल्यूशन, मजीनीज राइटिंग। मजीनी इटली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे, और उनकी राइटिंग्स और आइडियोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड सभी रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर करती थी। विनायक दामोदर सावरकर भी उसमें से एक थे। तो 1904 तक ये हो रहा होता है। तभी 1905 के अंदर हम चलते हैं अब्रॉड में, जहाँ पर लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी के नामक एक इंस्टीट्यूट फॉर्म किया जाता है, रेवोल्यूशनरी बॉडी फॉर्म की जाती है। ये श्यामाजी कृष्णाजी वर्मा के द्वारा शुरू किया जाता है, और बाद में इसका जो लीडरशिप था वो वीडी सावरकर ले लेते हैं, जो कि इंडिया में अभिनव भारत मंदिर या मित्र मेला, जिसे पहले मित्र मेला कहते थे, उसे चला रहे थे। उसका लीडरशिप अब वीडी सावरकर ले लेते हैं 1907 में। तो सोसाइटी प्रमोटेड पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट सेल्फ रूल। पैसिव रेजिस्टेंस अरबिंदो घोष जी का कॉन्सेप्ट था, अरबिंदो घोष, और ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म में एक इंपॉर्टेंट फिगर बन कर के आएंगे, हम आगे देखेंगे भी। और इनके द्वारा कई न्यूज़पेपर्स रन किए जाएंगे, जैसे वंदे मातरम, आगे हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस का थ्योरी देते हैं। जो श्यामजी कृष्णाजी वर्मा थे, ये द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम की एक रचना करेंगे जर्नल का,
जो कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का माउथपीस बनेगा। इस इंडियन होम रूल सोसाइटी के प्रचार के लिए द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जर्नल का यूज़ किया जाएगा। तो इंडियन श्यामजी कृष्णा जी वर्मा बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 65th या 66th बीपीएससी में इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये भी पूछा हुआ है कि इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी कहाँ फॉर्म किया था, और इनकी जो जर्नल है ये जर्नल किसने बनाया था। तो इंडिया हाउस नामक एक संस्थान का स्थापना करेंगे श्यामजी कृष्णा जी वर्मा। ये पहले एक हॉस्टल के रूप में काम करता था फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, और बाद में इसे एक सेंटर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी बना दिया गया इन यूरोप। सर कर्जन वाइली का मर्डर होता है 1909 में, जो कि मदन लाल ढींगरा द्वारा किया जाएगा। इसे हम आगे पढ़ लेंगे इसी वीडियो में, मदन लाल ढींगरा। और मदन लाल ढींगरा के कर्जन वाइली को गोली मारने के बाद या उनकी हत्या करने के बाद इस इंडियन हाउस को या इंडियन होम रूल सोसाइटी को डिसबैंड कर दिया जाएगा, इसे बंद कर दिया जाएगा। द इंडियन होम रूल सोसाइटी मेट वीकली एट इंडिया हाउस। इंडिया हाउस पे ये मिलते थे, एक जगह था इंडिया हाउस, और यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करते थे जहाँ वो कंडेम करते थे जो ब्रिटिशर्स इंडिया में अरेस्ट कर रहे हैं, और इंडिया के टोटल इंडिपेंडेंस के लिए ये बात करते थे। फिर हम चलते हैं अगले साल 1906 में। 1906 में एक युगांतर ग्रुप का फॉर्मेशन किया जाएगा जिसका बेस कोलकाता होगा। आप देखिएगा कि जो भी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म या रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हो रहा है या जो भी पॉलिटिकल उस समय हलचल होता होगा वो हमेशा कोलकाता से स्टार्ट होता होगा। तो युगांतर ग्रुप भी कोलकाता से ही स्टार्ट होता है। इसके फाउंडर अरविंदो घोष होंगे, बरिंद्रनाथ घोष होंगे, राजा सुबोध मलिक और भूपेंद्र नाथ दत्ता होंगे। इनका इस ग्रुप का एम था ये वॉर के वेपनरी जैसे आर्म्स, एक्सप्लोजिव और बॉम्ब्स, आर्म्स और एक्सप्लोजिव को ये कलेक्ट करते थे और ये बॉम्ब्स का मैन्युफैक्चर करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉम्ब का मैन्युफैक्चर किस ग्रुप ने स्टार्ट किया था, तो युगांतर ग्रुप में। और जो हम आगे पढ़ेंगे 1912 का दिल्ली लाहौर केस, उसमें भी अनुशीलन समिति के द्वारा बनाए गए बॉम्ब का ही प्रयोग किया जाएगा जो लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर फेंका जाता है। लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर फेंका जाता है वो बॉम्ब अनुशीलन समिति द्वारा बनाया जाएगा, और स्पेसिफिकली अगर कहें तो अरविंदो घोष द्वारा ही बनाया जाएगा। अरविंदो घोष थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस देते हैं, थ्योरी ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। एक युगांतर जर्नल का फॉर्मेशन किया जाएगा जो कि अनुशीलन समिति के इनर सर्कल बरिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसको युगांतर को ही बाद में युगांतर का नाम दे दिया गया था। युगांतर बरिंद्र घोष जो थे वो अरविंदो घोष के छोटे भाई थे, यंगर ब्रदर थे। तो यहाँ भी दोनों भाई थे। हमने देखा जो अभिनव भारत भी बना था वो दोनों सावरकर ब्रदर्स द्वारा बनाया गया था, तो ये भी उसी तरह से दोनों ब्रदर्स द्वारा बनाया गया था। 1907 में चलते हैं, फिर हम अब्रॉड चलते हैं। वहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग फॉर्म किया जाएगा कैलिफोर्निया के अंदर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को फॉर्म किया जाएगा। अब ये फेज था कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को थ्रू आउट बंगाल और दिल्ली लोग कंडेम कर रहे थे। ब्रिटिशर्स अपने सप्रेसिव मेजर यूज़ कर रहे थे स्वदेशी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए, और एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इम्पेशेंस हो रहे थे कि हम कुछ अपना राइट्स को या ब्रिटिशर्स को अपनी बात मनवाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके बाद 1907 में आप देखेंगे कि कांग्रेस के बीच में स्प्लिट भी हो जाता है, जहाँ कांग्रेस बढ़ जाती है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में। ये जो दो ग्रुप बढ़ता है वो दोनों अपने आइडियोलॉजी में अलग होती है। मॉडरेट्स प्रेयर एंड पेटिशन के थ्योरी पे काम करते हैं, वहीं एक्सट्रीमिस्ट एग्रेसिव पॉलिसी के में बिलीव करते हैं। ये विभाजन होने के बाद जो इंडिया में रेवोल्यूशनरीज होंगे उनके बिलीव को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाता है कि अब उनके साथ लड़ने के लिए कोई नहीं है, उन्हें जो करना है खुद करना है, और वो अपने रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को तेज कर देते हैं। तो ये फेज़ उसी फेज़ का रहेगा। 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मर्डर का अटेम्प्ट किया जाता है, एक असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया जाता है, जिसे फेमस जाना जाता है मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस से। इसमें होता यह है कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, ये दो लोगों को अनुशीलन समिति हैंडपिक करती है डगलस किंगफोर्ड नामक एक प्रेसिडेंसी जज को असैसिनेट करने के लिए। ये प्रेसिडेंसी जज थे। डगलस किंगफोर्ड जाने जाते थे अपने रूथलेस बिहेवियर और अनबायस्ड और बायस्ड डिसीजन के लिए। ये स्वदेशी रेवोल्यूशनरिस्ट को बहुत ही हार्श पनिशमेंट देते हैं। और एक फेमस इंसिडेंट इनका ये है कि जब अरविंदो घोष को 1903 के टाइम पे उनके राइटिंग वंदे मातरम के लिए जब इन्हें बुक किया जाता है, और इनके जो प्रिसाइडिंग जज होते हैं वो डगलस किंगफोर्ड ही होते हैं, और उनके हियरिंग के टाइम पे एक 15 साल का लड़का
ब्रिटिश पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है और उसको डगलस किंगफोर्ड 17 लाठियों से मारने की सजा देते हैं। ये बात जब पेपर में छपती है तो इनका इमेज बहुत ही ख़राब होता है और लोगों के मन में इनके प्रति आक्रोश होता है। तो इसका बदला लेने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी को अनुशीलन समिति भेजती है बिहार में, और ये जो बॉम्ब लेकर के आएंगे वो अरबिंदो घोष या अनुशीलन समिति के द्वारा ही बनाया जाएगा। और इसी वजह से इसी केस में फिर उन्हें मानिकतला या अलीपुर बॉम्ब केस में उन्हें ट्रायल किया जाता है। तो दिस प्लेस वॉज इन कनेक्शन टू मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अनुशीलन समिति के 30 मेंबर को अरेस्ट किया जाता है, जिसमें बारिन घोष और कांतिलाल दत्त भी होते हैं। सीआर दास लॉयर होते हैं अरविंदो घोष के। तो सीआर दास को आप पढ़ेंगे आगे 1923 में, जहां वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का विड्रॉल के बाद यहाँ से अनसेटिस्फाई होने के बाद स्वराज दल का गठन करेंगे विथ हेल्प ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। सीआर दास का एक फेमस बुक है इंडिया फॉर इंडियंस। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी पूछा हुआ है कि स्वराज दल का गठन कौन कौन करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। तो 1939 के अंदर हम देखेंगे कि लंदन के अंदर एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिनका नाम था विलियम कर्जन वाइली। विलियम कर्जन वाइली का असैसिनेशन का प्लानिंग मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया जाता है। मदन लाल ढींगरा जो थे वो वीर सावरकर और इंडिया हाउस जिन्होंने बनाया था लंदन में, श्यामजी कृष्णाजी वर्मा, इन दोनों के क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं मदन लाल ढींगरा। और दोनों के जो बनाए हुए इंस्टीट्यूशन थे जैसे इंडिया हाउस और वीर सावरकर के द्वारा बनाया गया अभिनव भारत, ये दोनों के कांटेक्ट में रहते हैं, दोनों में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। और ये कर्जन वाइली का मर्डर करेंगे, असैसिनेट करेंगे उन्हें। ये एक टाइम पे लॉर्ड कर्जन जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल लाया था, इनको भी असैसिनेट करने का ये प्लान बनाते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। मैंने बताइए अभिनव भारत के मेंबर रहेंगे, याद रखिएगा मदन लाल ढींगरा कर्जन वाइली के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1909 में ही हम लोग देखेंगे फिर नासिक कॉन्स्पिरेसी। नासिक में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था जैक्सन नासिक के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। वहाँ अमंत लक्ष्मण खनहरे इनका असैसिनेशन करते हैं ड्यूरिंग संगीत श्रद्धा का स्क्रीनिंग के समय ये इन्हें विजयनंद थिएटर में इनका असैसिनेशन करेंगे। इनका असैसिनेशन विनायक सावरकर जो कि अभिनव भारत का फॉर्मेशन करते हैं, उनके द्वारा 20 ब्राउनिंग पिस्टल भेजा जाता है इंडिया में। उसी का यूज़ करके अमंत लक्ष्मण खनहरे जैक्सन का मर्डर करेंगे। और इसी चार्ज में विनायक सावरकर पकड़ाए जाते हैं और विनायक सावरकर के ऊपर भी जैक्सन के मर्डर का चार्जेस लगाया जाता है। और इसी चार्ज में उन्हें सेलुलर जेल भेज दिया जाता है अंडमान में इन 1910। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि वीर सावरकर को जैक्सन के मर्डर केस के आरोप में अंडमान भेजा जाता है। सिमिलरली इसी तरह मैंने इसके पहले आपको बताया कि मानिकतला या अलीपुर बॉम्ब केस में अरबिंदो घोष को ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा बनाए हुए बम से ही खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी असैसिनेशन प्लान करेंगे किंग्सफोर्ड का। ये दोनों डेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट 1910 के अंदर एक हावड़ा गैंग केस आता है। 47 बंगाली जो अनुशीलन समिति से कनेक्टेड होंगे वो इंस्पेक्टर शमशुल आलम के होमोसाइड में अरेस्ट किए जाएंगे। शमशुल आलम वही थे जो अनुशीलन समिति के कामकाजों के गतिविधियों को क्लोज मॉनिटर कर रहे थे, उन पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और जो रेवोल्यूशनरी टेरिटरीज थे उनका दो ही टारगेट था, अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स का असैसिनेशन करके एक टेरर फैलाना ताकि उनमें एक डर बना रहे। और दूसरा जो भी ट्रेटर थे, जिसे आज के शब्द में हम देशद्रोह कहते हैं, जो ट्रेटर प्रवृत्ति के लोग थे, जो इंडियंस ब्रिटिश के साथ मिल करके या तो उनके पुलिसिंग में काम करते थे या तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, ये भी रेवोल्यूशनरीज के टारगेट पे रहते थे। तो उन्हीं में से एक थे इंस्पेक्टर शमशुल आलम। इस हावड़ा गैंग केस में जतिन्द्र नाथ मुखर्जी और नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जी को 1 साल का डिटेंशन किया जाता है। नेक्स्ट बहुत ही फेमस 1912 का दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली लाहौर बॉम्ब केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे कि कर्जन ने 1905 में थ्रू पार्टीशन ऑफ बंगाल इंडिया का जो कैपिटल था वो कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया था। में लॉर्ड हार्डिंग जो है वो दिल्ली में रहेंगे फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ दिल्ली एज इंडियाज कैपिटल। और वहाँ पे रास बिहारी बोस
वहाँ पे रास बिहारी बोस सचिन सान्याल के साथ एक बॉम्ब लेकर के उनके हावड़ा होता है, जैसे ये अगर हाथी है तो हाथी पे हाई सीटिंग जो पोजीशन होता है उसे हावड़ा कहते हैं। अगर ये हाथी है तो हाथी के ऊपर जो उस समय राजा महाराजा या जो वाइसरॉय बैठते थे उनके ऊपर ये बॉम्ब फेंकते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट में हार्डिंग को थोड़ी बहुत चोट आती है और इस हावड़ा पे उनकी वाइफ भी बैठी रहती है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। लेकिन पीछे एक आदमी जो छाता लेकर के खड़ा रहता है उसकी डेथ हो जाती है। रास बिहारी बोस एस्केप हो जाते हैं और चरणदास जो पकड़ा जाते हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो जाती है। तो ये था दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस या दिल्ली बॉम्ब केस। इसमें जो संबंधित नाम है आपको याद रखना है, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, जो अनुशीलन समिति का स्थापना करेंगे बिहार में 1913 के अंदर, और इनकी एक बुक बहुत फेमस है, बंदी जीवन, न्यूज़पेपर बंदी जीवन। नेक्स्ट हम देखेंगे 1933 के अंदर गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया जाता है। आइए देखते हैं ये क्या था। इसमें मोस्टली पंजाबी इमिग्रेंट्स होंगे जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे सेटल होंगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है कि गदर पार्टी के जो फॉर्मेशन में लोग थे वो कहाँ पे थे, तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में थे। अगर ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, अगर ये आपका नॉर्थ अमेरिका है तो इसके वेस्टर्न कोस्ट पे होंगे, इस तरफ में वेस्ट कोस्ट पर सेटल होंगे। लाला हरदयाल took the leadership of the Immigrant India Community and Hindi Association in Portland was formed, which later changed its name to हिंदुस्तान गदर पार्टी। लाला हरदयाल इस गदर पार्टी का फॉर्मेशन करेंगे और एक मीटिंग के बाद इसका नाम हिंदुस्तान गदर पार्टी रख दिया जाएगा। सोहन सिंह बकाना इसके पहले इलेक्टेड प्रेसिडेंट होंगे और लाला हरदयाल जनरल सेक्रेटरी। तो याद रखिएगा, पहले प्रेसिडेंट होंगे सोहन सिंह बकाना और इसके पहले जनरल सेक्रेटरी होंगे लाला हरदयाल, जो इस गदर पार्टी के फॉर्मिंग मेंबर भी हैं। इन्होंने ही फाउंड किया था। इस पार्टी का न्यूज़पेपर होगा गदर। ये 2 लैंग्वेज में होगा, उर्दू और गुरुमुखी। गुरुमुखी पंजाबियों का लैंग्वेज है, उर्दू और गुरुमुखी। लेटर इस न्यूज़पेपर को हिंदुस्तान गदर का नाम दे दिया जाता है और ये एक पोएम और सॉन्ग्स भी लिखते हैं जिसका नाम था गदर की गूंज। तो गदर पार्टी के रिस्पेक्ट में आपको 2 किताबें याद रखनी है, एक हिंदुस्तान गदर और गदर की गूंज। नेक्स्ट 1914, जस्ट इसके 1 साल बाद कोमागाटा मारू इंसिडेंट आता है। कोमागाटा मारू इंसिडेंट ये था कि इसमें एक जापानी स्टीमशिप जिसका नाम था कोमागाटा मारू, इसमें कुछ इंडियंस इमिग्रेट होकर के कनाडा जा रहे थे 1914 में, बट उन्हें एंट्री नहीं दिया जाता है। उनकी बोट को स्टैंडर्ड रखा जाता है पोर्ट पे, फिर वापस उन्हें इंडिया भेज दिया जाता है, जहाँ वो कलकत्ता के भजभज पोर्ट पे आते हैं। कलकत्ता पुलिस उन्हें अरेस्ट करने का प्रयास करती है, लेकिन वो राइट को देखते हुए अरेस्ट नहीं कर पाए थे और फिर पुलिस उन पर फायरिंग कर देती है, जिसमें 22 लोगों की डेथ हो गई थी। ये था कोमागाटा मारू इंसिडेंट।